Hi guys and welcome to our today's video in which we're going to discuss our history chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. So now let us start reading it. So you saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts and crafts and production activities flourished in towns and villages. कि जैसे हमने और चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में जो दिल्ली सुल्तान वगैरह वाले जो भी चैप्टर्स है ना, उसमें हमने क्या देखा कि जो किंगडम्स हैं वो आधे के हुए, आधों ने मतलब प्रगति वगैरह की, आधों का मतलब अच्छे से विकास हुआ, बट जो आधे किंगडम्स थे वो मतलब नीचे आ गए थे. बट फिर भी क्या हुआ था कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब जो है डेवलपमेंट हो चुकी थी, जो उसके आर्ट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह की काफ़ी सारी प्रोडक्शन हो चुकी थी. एंड ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस. कि बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप की जो डेवलपमेंट्स है उन्होंने प्लेस लिया, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मतलब सारे साइड से डेवलपमेंट हुई. बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर. कि जो सोशल चेंज है वो मतलब हर जगह सेम नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड. तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है. So in large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. तो ये बेसिकली है क्या, ये वर्ना जो है ये है क्या, तो दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स. कि ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये ब्राह्मण्स द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, एंड वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स. एंड जो लार्ज किंगडम्स के किंग्स होते थे उनके द्वारा इन्हें एक्सेप्ट किया जाता था, एंड जो अपने किंगडम होते थे उनमें लागू किया जाता था. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो एंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज. कि इन्हीं लॉज की वजह से क्या हुआ कि जो हाई एंड लो के बीच में एंड रिच एंड पुअर के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो इंक्रीज हो गए. एंड अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल दिस हायरार्ची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. कि जो दिल्ली सुल्तान थे उनके अंदर ये मतलब भेदभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है. बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बियॉन्ड बिग सिटीज़, के जो सिटीज़ वगैरह होती हैं, जो ट्राइबल मतलब जो भी ट्राइब वगैरह के लोग होते हैं ना, जैसे आज हम लोग बोल सकते हो कि जो अफ्रीका वगैरह में लोग रहते हैं, ट्राइब वगैरह के रहते हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे. एंड देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल. के ट्राइब्स के अलावा और भी कई सारी सोसाइटीज थी. मेनी सोसाइटीज इन द सबकॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स. एंड ऐसा नहीं था. तो ये क्या है कि बियॉन्ड बिग सिटीज़ के ये किंगडम्स का पार्ट नहीं थे. जो ये ट्राइब्स थे ना, ये किंगडम्स का पार्ट नहीं थे, ये किंगडम से बाहर थे. इसीलिए जो वर्ना के जो रूल्स थे वो इन पे लागू नहीं होते थे, बिकॉज वो उस किंगडम का पार्ट नहीं थे, ठीक है. तो इसलिए ब्राह्मण्स के बनाए गए रूल्स को नहीं मानते थे, और इसीलिए इन्होंने मतलब डिवाइड भी नहीं किया था अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कि ये रिच है ये पुअर है, ऐसे करके डिवाइड नहीं कर रखा था, ठीक है. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. एंड इन्हीं सोसाइटीज़ को ट्राइब्स बोला जाता है. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Other were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. तो क्या होता है, इनके जो ऑक्यूपेशंस है ना वो भी उस एरिया के अकॉर्डिंग ही होते थे जहाँ पे ये रहते थे. फॉर एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर, खेती वगैरह, या फिर हंटिंग वगैरह करके इनके जो मेनली जो सारा इनको पैसा वगैरह मिलता था, या फिर जो खाना वगैरह मिलता था वो होता था, ठीक है. एंड तो इसीलिए वो अपना जो इन्वायरमेंट है तो उनमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका फुल यूज़ करते थे ये, ठीक है. तो सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि नोमैडिक का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, कि आज किसी और जगह पे होंगे एंड वो कल किसी और जगह पे हो जाएंगे. एंड अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्टर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स. तो ये सोसाइटीज़ अपने अपने आप मतलब अपने रूल्स बना लेती थी. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. कि वो इन प्लेसेस पे भी रह पाते थे जहाँ पे रहना डिफ़िकल्ट था, ठीक है. एंड समटाइम्स दे क्लैश विद मोर पावरफुल कैसल बेस्ड caste based societies. In various ways the tribes were retained their freedom and preserved their separate culture. कि फिर भी उन्होंने जो अपना कल्चर था उसको प्रिजर्व करके रखा था, वो अपने कल्चर को फॉलो करते थे, ठीक है. But the caste-based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. तो क्या हुआ था कि ये जो caste-based जो भी tribal societies होती है ना, कि ये जो caste-based and tribal societies होती है, क्या होता है ये एक दूसरे पे depend करती है. इसीलिए इनने क्या किया कि दोनों सोसाइटीज़ जो भी कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी है दोनों को अपने अपने हिसाब से चेंज होना पड़ा था.
हु वर द ट्राइबल पीपल, के ट्राइबल पीपल थे कौन से. तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, स्कैंटी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्राइब्स के बारे में. एंड अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, वो मतलब रिकॉर्ड्स राइट करके नहीं रखते थे जैसे किंगडम्स वगैरह में करके रखते थे. सो दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस. These were passed down to each new generation. Present day historians have started seeing such oral traditions to write tribal histories. तो ये क्या करते हैं, ओरल ट्रेडिशंस मतलब जो बोल के किए जाए, ठीक है. ओरल ट्रेडिशंस मतलब कहानी, ऐसा भी हो सकता है कि उनको कहानी बताई जाती हो, जैसे अगर किसी पुरानी जनरेशन के पास कुछ हो, कोई भी अपना कल्चर वगैरह हो, कोई भी अपनी स्टोरी वगैरह हो, तो वो नई जनरेशन को बता देती है. एंड ऐसे करके ओरल ट्रेडिशंस बन जाते हैं कि वो आगे 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 जाके पास आउट हो जाती है. एंड ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. एंड द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइम, कि जो एरिया एंड जो उसका इन्फ्लुएंस होता है एक ट्राइब का, वो भी डिपेंड करता था, ठीक है. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज. इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. तो क्या होता है, जो 13th एंड जो 14th सेंचुरी थी, उस रीजन में जो पंजाब था उसमें क्या था, एक ट्राइब था जिसका नाम था खोखर ट्राइब. तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल एंड स्ट्रॉन्ग ट्राइब था ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. एंड लेटर the Ghakkars became more important and their chief Kamal Khan Ghakkar made a noble मतलब जो मनसबदार बाय एम्परर अकबर, ठीक है. तो ये जो चीफ था उस ट्राइब का, खाखर ट्राइब का, वो अकबर के कोर्ट में क्या बन गया था, नोबल बन गया था, मनसबदार बन गया था. इन मुल्तान एंड सिंध द लघन्स एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स. कि जो आपके मुल्तान एंड जो सिंध के रीजन्स थे वहाँ पे लंघाज एंड अरघुन्स ने मतलब काफ़ी सारा पा लिया था, पावर वगैरह. सो द Balochis were another large and powerful tribe in the northwest and they were divided into many smaller clans under different chiefs. तो क्या होता था, ये जो इनके जो ट्राइब्स होते थे इनको क्लान्स में डिवाइड कर दिया जाता था. जो भी इनका मतलब एरिया वगैरह होता था उसको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया जाता था. एंड इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गडीज. तो हिमालय में ये ट्राइब रहते थे. द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर्स, ठीक है. तो क्लैन क्या है, बेसिकली क्लैन अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज. तो क्या होता है, ये जो क्लैन होता है ये क्या होता है, एक मतलब फैमिली है, वो क्या करती है कि उसके जो एंसेस्टर होते हैं, जो उसके द्वारा दिया गया लैंड होता है, उसको ये बता देते कि ये हमारा क्लैन है, ठीक है. तो उसके भी अलग अलग चीफ्स वगैरह होते हैं क्लैन्स के, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. In many areas of present day Bihar and Jharkhand, Cheru chiefdoms had emerged by the 12th century. तो क्या है, जो प्रेजेंट डे मतलब आज के दिन में जिसको हम बिहार एंड झारखंड के नाम से जानते हैं, तो चिरू chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cherus in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chiru fortresses and subjugated the tribe. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. तो क्या हुआ था, जो चिरू चीफडोम्स थे इस एरिया में इंपॉर्टेंट थे बिहार एंड झारखंड में 12th सेंचुरी से. बट फिर क्या हुआ कि इनको 1591 में राजा मान सिंह ने डिफीट कर दिया था. एंड फिर क्या था, इनका मतलब काफ़ी सारा लैंड वगैरह ले लिया गया था एंड काफ़ी सारी इनकी वेल्थ वगैरह ले ली गई थी. फिर औरंगज़ेब के अंडर फिर से मुगल फोर्सेस ने इन पर अटैक किया एंड उसको मतलब इनके जो काफ़ी सारे फोर्ट वगैरह थे उनको ले लिया. एंड द मुंदाज एंड जो संतल्स थे ये भी ट्राइब्स थे. तो क्या हुआ, अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द रीजन इन ओडिशा एंड बंगाल. ये ओडिशा एंड बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में से एक है. The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis, Birats and numerous others, and Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south, there were larger tribal populations of Korejas, Vetars, मारवाड़ एंड मेनी अदर्स. तो बेसिकली इसमें आपको ट्राइब्स का ही बताया गया है कि कौन से एरिया में कौन से ट्राइब्स थे. सो द लास्ट ट्राइब ऑफ भिल्स
वो स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के जो सेंटर पार्ट है जो इंडिया का एंड जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें जो काफ़ी ये वाइड स्प्रेड हो गया था जो है भिल्स ट्राइब, ठीक है। एंड बाय द लेट 16th सेंचुरी के 16th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था, मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन ज़मींदार्स के कई तो ज़मींदार भी बन गए थे। एंड मैनी भिल क्लैंस के जो एरियाज थे भिल के अंडर जो आते थे रिमेन हंटर गैदरर्स, के हंटर गैदरर्स इनकी मेन ऑक्यूपेशन की। एंड जो द गोन्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। कि क्या हुआ था, जो आपके जो गोंड्स हैं ये भी एक ट्राइब है। तो ये जो प्रेजेंट डे जो आज के दिनों में हम उसको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया बोल देते हैं, वहाँ पे ये वाले ट्राइब्स फाइंड होते थे जो गोंद ट्राइब है, ठीक है। How nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. तो क्या होता है, nomadic तो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मूव करते हैं, मतलब ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं अपने एनिमल्स के साथ। एंड दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, कि जो मिल्क वगैरह पे ये अपना गुजारा करते थे। एंड दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एट्सेट्रा। एंड दे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। भेल्स हंटिंग डियर बाय नाइट। तो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हंट कर रहे हैं। वेट अ मिनट, फिगर 2 यही वाला है ना, हाँ यही है, ठीक है। तो क्या है कि ये वाला है जो आपका, ये वाला फिगर है आपका जो भेल ट्राइब वाला, ये वाला है आपका फिगर। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये भेड़ की हंट कर रहे हैं जो भेल ट्राइब होते हैं। एंड जो आपका फिगर 3 है, चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हियर यू सी द नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड इन द बैक ऑफ द कैमल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो ट्रेड सिस्टम है ना उसको दिखाया गया है। कि देखो कि जो सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्राउट सच गुड्स टू इंडिया एंड बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स कैरी दीज टू लोकल मार्केट्स। तो क्या होता था, जो बाहर से जो लोग आते थे इंडिया में, उनसे बंजारा वगैरह खरीद लेते थे एंड इसको आगे बेच देते थे। तो ये बेसिकली दिस इज द ट्रेड सिस्टम। एंड दे ब्राउट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो आपके नोमैडिक पैस्टोरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। नोमैड्स एंड itinerant ग्रुप्स। तो क्या है कि नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल, मेनी ऑफ देम आर pastoralists who roam from one pasture to another with their flock and herds. फ्लोक्स मतलब जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उससे एक जगह पे दूसरी जगह से मूव करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली इटिनरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, सच एज क्राफ्ट पर्सन्स, पेडलर्स, एंटरटेनर्स, ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। के एक इनकी फिक्स्ड ऑक्यूपेशन नहीं होती है। बोथ नोमैड्स एंड इंटर ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। तो क्या होता है, ये ट्रैवल करते रहते हैं एंड जो सेम प्लेसेस ये विजिट करते हैं हर ईयर। एंड द बंजाराज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, के जो नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। एंड ट्रेडर जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थे बंजाराज। तो देयर कारवा वॉज कॉल्ड टंडा, के इनका कारवा, इनका जो ग्रुप होता था उसको टंडा बोल दिया जाता था। एंड सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, आपने चैप्टर नंबर 3 से इसका रेफरेंस लो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इसने दिल्ली पे रूल किया था। यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। तो क्या होता था, जो ग्रेन वगैरह होता था एग्रीकल्चरल वगैरह से क्या होता था, ये उसको यूज़ करता था। जो बंजाराज होते थे ना उनको यूज़ करता था ताकि ये ग्रेन को उनसे एग्रीकल्चरिस्ट से सिटी मार्केट्स, जो सिटी के जो मेन मार्केट्स होते हैं उन तक कैरी करे, ठीक है, ऑन देयर बलॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। एंड दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 10000, मतलब इतने ज़्यादा बलक्स होते थे कैरिंग ग्रेन। तो ये जो बंजारा से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। कि जिन लोगों को एनिमल्स की भी खोज होती थी, जो आपके पैस्टोरल ट्राइब्स होते थे, उनको भी ये एनिमल्स भी बेचते थे। एंड डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks। तो ये मेनली मेटल के साथ काम करते थे। जो आपके पेटी पैडलर्स वगैरह होते थे, तो ये मूव करते थे एंड ये सारा सामान बेचते थे, रोप, सीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोर्स सैक्स। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, के जो मेंडिकेंट्स वगैरह होते थे दे एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड। एंड ऐसे भी कई कास्ट होती थी जो एंटरटेनर्स मतलब जो एंटरटेन करते हैं हमें, जो मतलब कुछ भी अपना
खेल वगैरह दिखा के एंटरटेन करते हैं। तो ये भी मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स होते थे राउंड में उनमें परफॉर्म करते थे एंड ये उससे ही अपना सारा गुजारा करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेराकीज। तो क्या होता था, जो चेंजिंग सोसाइटी के जो नए नए कास्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विद न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड, स्मॉलर कास्ट और जट्टीज इमर्ज विद वर्नास। तो क्या हुआ, जो छोटी छोटी कास्ट थी जैसे कि जट्टी, उनका जो जटीज इमर्ज विद इन वर्नास, ठीक है, वर्नास के अंडर ही ये इमर्ज हुए। एंड फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपेयर अमंग्स द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के जो ब्राह्मण्स में भी नई नई कास्ट आई। एंड ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जटीज, कि जो बाकी जो ट्राइब्स थे उनको भी ले लिया गया था अंडर द कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और यू कैन से जो वर्ना के रूल्स वगैरह होते थे उनमें ले लिया गया था एंड उनको स्टेटस दे दिया गया था ऑफ जट्टीज, ठीक है। And specialized artisans like as smiths, carpenters and masons were also recognized as separate jatis by Brahmins. Jatis rather than varna became the basis for organizing society. कि वर्ना को छोड़कर फिर क्या हुआ था, ये जो जटीज जो कास्ट आपकी जो सोसाइटी है, जो जटीज की सोसाइटी है, उसको ले लिया गया था वर्ना rather than वर्ना, ठीक है, बिकॉज द बेसिस फॉर और एंड ये जो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के और जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए यही मतलब एक बेस सा बन गया था। अमंग द क्षत्रियाज, न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरीज। के जो क्षत्रियाज में जो राजपूत जो क्लान्स वगैरह होते थे वो भी पावरफुल हो गए थे इन 11th and 12th सेंचुरीज, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज Hunas, Chandels, Chalukyas and others, and some of these too had been tribes earlier, कि इसमें भी कई जो लोग थे वो ट्राइब्स में रह चुके थे। एंड मेनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, एंड जो ये क्लेन्स थे ना, इनको राजपूत बोल दिया जाता था, वर रिगार्डेड एज राजपूत, सॉरी क्लैंस राजपूत वर रिगार्डेड एज राजपूत। एंड दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, के जो ओल्डर रूलर मतलब जो पुराने रूलर्स थे उनको इन्होंने रिप्लेस कर लिया, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरियाज, मतलब जहाँ पे फार्मिंग वगैरह ज़्यादा प्रेफर की जाती है वहाँ पे ये आ गए थे। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड द रूलर्स यूज ए वेल्थ टू क्रिएट द पावरफुल states, ठीक है। एंड द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो, कि जो ट्राइबल पीपल थे वो भी उनके फुट स्टेप्स पे चलते थे कि अगर राजपूत जो क्लान्स थे अगर वो रूलर्स की पोजीशन ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। एंड ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकेम द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो क्या हुआ, जो ट्राइब्स जो पहले इस कास्ट सिस्टम से अलग थे, ब्राह्मण्स के सपोर्ट से ये भी उस कास्ट सिस्टम में आ गए। एंड बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, के लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज के ट्राइबल फैमिलीज में भी जो ऊपर वाली ट्राइबल फैमिलीज होती थी वही आ पाती थी, जो रूलिंग क्लास था, जो अच्छा क्लास था। अ लार्ज मेजॉरिटी joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and northwest frontier had adopted Islam quite early, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था कि जो ट्राइब्स थे पंजाब वगैरह के, सिंध वगैरह के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था क्वाइट अर्ली, कि काफ़ी अर्ली, ठीक है। सो दे वर एज अ पार्ट ऑफ, मतलब आप लोग मान लो कि वो धीरे धीरे कास्ट सोसाइटी के पार्ट में आ गए थे। एंड दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, बट फिर भी वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते गए। एंड द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। तो इन एरियाज़ में क्या हुआ कि जो कास्ट सिस्टम था उसको इतना ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, बिकॉज ये लोग तो ट्राइब के ही थे ना। So the emergence of states is closely related to the social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. The Gonds. तो बेसिकली क्या था, द गॉन्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। ये गोंडवाना का जो रीजन है इसके बारे में आपने सुना होगा। गोंडवाना का जो रीजन था वहाँ पे रहते थे जो आपके गोंड्स होते थे, और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का क्या मतलब है कि जो ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड burnt. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है एंड फिर जला दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप है फिर वो वहाँ पे लगा दी जाती है जहाँ से उन्होंने ट्रीज़ कट करके जलाए थे। एंड जब ये वाला एरिया अपनी फर्टिलिटी लूज़ करना शुरू कर देता है तो ये दूसरे लैंड पे आके यही करते हैं, उसको पहले ट्रीज़ को काटते हैं फिर बर्न करते हैं, फिर ऐसे करके करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, कि उनका एक ही जगह पे कल्टिवेशन नहीं होता था। एंड द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स, के जो गोंद ट्राइब था उसको भी स्मॉलर क्लान्स में डिवाइड किया जाता था
ईच क्लैन हैज़ इट्स ओन राजा और राय, कि इनका एक ओन राजा होता था जो रूल करता था, ठीक है, इनका एक चीफ होता था. About the time that the power of the Delhi Sultan was declined, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. के जो large जो kingdom के जो large Gond society के जो ज़्यादा बड़े kingdoms थे, वो जो छोटे kingdoms को मतलब क्या बोल सकते हो कि dominate सा करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है. The Akbarnama is a history of Akbar's region, mentions the Gond kingdom of Ghara Katanga that had 70,000 villages. तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये क्लैन था. And the administrative system of these kingdoms was becoming and centralized. The kingdom was divided into घर्स और वट एवर यू कैन से. ईच घर वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गोंद क्लैन. तो क्या होता था, इसको आगे घर में मतलब डिवाइड कर दिया जाता था. एंड जो ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाय द गोंद क्लैन, कि जिसके अंडर जिस क्लैन के अंदर वो आता है उसको कंट्रोल किया जाता था. एंड दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड चौरसी. एंड फिर इसको आगे जाके डिवाइड कर दिया जाता था units में of 84 villages called Chaurasi, and the Chaurasi was subdivided into bharhots which were made up of 12 villages each. तो ऐसे करके आगे डिवाइडेशन कर करके इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बना लिया था, ठीक है. The emergence of large states changed the nature of Gond society. They are basically equal society gradually got divided into unequal social classes. तो इतना जो large states वगैरह जो बननी शुरू हो गई थी, इसकी वजह से क्या होता था, जो पहले Gond society मतलब जो इक्वल सोसाइटी थी वो फिर धीरे धीरे मतलब डिवाइड हो गई. जैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनमें डिवाइड हो गई अनइक्वल क्लासेस, दैट देयर वाज further no equality between them. So Brahmins received land grants from the Gond Rajas and become more influential. कि क्या हुआ, ब्राह्मण्स को मतलब ब्राह्मण्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह मिलनी शुरू हो गई थी एंड उनको ग्रांट्स दिए जाते थे लैंड के. एंड द गोंद चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. अभी क्या हुआ था, जो ये गोंद चीफ्स थे, जो रूलर्स थे इस क्लैंस के, तो क्या हुआ था, वो अब विश कर रहे थे कि उनको राजपूत बुलाया जाए. सो अमन दास द गोंद राजा ऑफ घरा कटनगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्लैन था, अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. हिज सन दलपत married Princess Durgavati, the daughter of Salban, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. And Dalpat, however, died early, and Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son. तो क्या हुआ, जो दलपत था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर गया था, इसलिए जो रानी दुर्गावती थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी. सो व्हाट ही डिड, शी started ruling on behalf of her 5-year son Birnaren. Under her the kingdom became even more extensive, कि और भी ज़्यादा बड़ा हो गया. And in 1565 the Mughal forces under Asaf Khan attacked the Gharha Katanga, which was under the control of Durgavati. So a strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than to surrender. Her son too died fighting soon after that, both died. Gharba Katanga was a rich state and it earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. That जो क्या था, जो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच थी स्टेट, एंड उसका एक रीज़न क्या था, ये जो एलिफेंट्स को पकड़ के उनको एक्सपोर्ट कर देते थे दूसरे किंगडम्स में. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed the part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah, the uncle of Bir Narayan. के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो पार्ट उसका ले लिया था किंगडम का, एंड जो बाकी बच गया था उसको चंद्र शाह को दे दिया था, जो था बिर नारायण, जो दुर्गावती जी का बेटा था, उसको दे दिया था जो बाकी का पार्ट बच गया था. एंड डिस्पाइट द फॉल ऑफ घरा कटनगा द गोंद किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, ठीक है. हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेन द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठास. The Ahoms. So basically what were the Ahoms? The Ahoms migrated to Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 13th century. कि क्या था, ये जो Ahoms थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया गया था. The Ahoms migrated to Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 13th century. ब्रह्मपुत्रा वैली से ये माइग्रेट कर गए थे टू म्यांमार, एंड दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्ड पोलिटिकल सिस्टम्स ऑफ भूयांस. लैंडलॉर्ड्स वगैरह के जो ओल्ड पोलिटिकल सिस्टम्स थे उनको सप्रेस करके इन्होंने एक नई स्टेट बना ली थी, ठीक है. एंड ड्यूरिंग द 16th century दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ चटियास एंड ऑफ कोच हाजू. तो ये दोनों ईयर्स दिए गए हैं 1523 एंड 1581, जो उनके जो रूलिंग ईयर्स थे, ठीक है. एंड सब
subjugated many other tribes. The Ohms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. By 1660s they could even make the high quality gunpowder and cannons. तो ये जो अहोम्स है ना, इन्होंने पहली बार फायर आर्म्स का यूज़ किया था. यही जो किंगडम्स है, इन्होंने पहली बार फायर आर्म्स का यूज़ किया था, जो वेपन्स वगैरह थे उसका यूज़ किया था. ठीक है, इन द 1530s. एंड जो 1660s थे वहाँ तक आते आते क्या हो गया था, ये मतलब इतने कैपेबल हो गए थे कि खुद के वेपन्स भी बना सकते थे. हाउएवर द ओम्स फेस मेनी इन्वेजन्स, काफ़ी सारे इनको अटैक्स फेस करने पड़े थे फ्रॉम साउथ वेस्ट. इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुबला अटैक द ओम किंगडम. सो डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द ओम्स वर डिफीटेड, कि फिर भी इनको हारना पड़ा. बट द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, कि चाहे इनको डिफीट कर दिया गया था, बट जो मुगल ने इस एरिया पे कंट्रोल किया था, अहोम्स के एरिया पे, वो ज़्यादा देर तक वो कंट्रोल नहीं रख पाए. ठीक है. एंड द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर, मतलब जो काम करवाया जाता था लोगों से फोर्सफुली. एंड दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, कि जिनको फोर्स किया जाता था कि आप स्टेट के लिए वर्क करो, उनको बोला जाता है पैक. एंड अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन. ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन, कि जो उनका विलेज था, ईच जो उनका गांव वगैरह था, उसको भेजने पड़ते थे अपने लोग काम करने के लिए. एंड पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज. अहोम क्लैन्स वर थस ब्रोकन अप, तो इसलिए क्या हुआ था, वो ब्रोकन अप हो गए थे, वो टूट गए थे. एंड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. Almost all adult males served in the army during the war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation systems, and other public works. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. So, कि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली थी इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स में. एंड द अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अहोम की जो सोसाइटी थी उसको भी डिवाइड कर दिया गया था क्लान्स में. एंड देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस. सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम टू फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स. अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, के एक जो क्लैन है उनने बहुत सारे मतलब विलेजेस के अंडर ले रखा था. एंड द पीसेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, कि जो पीसेंट था, जो भी फार्मर्स वगैरह थे, उनको क्या था, जो उनका लैंड था वो विलेज कम्युनिटी के द्वारा ही दिया जाता था. एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, कि राजा भी उस लैंड को जो पीसेंट को दिया गया है उसको नहीं ले सकता कम्युनिटी के परमिशन के बगैर. एंड ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, कि अहोम्स मतलब उस वाली गॉड को वर्शिप नहीं करते थे जो सारा मतलब किंगडम करता था, वो अपने जो ओन उनके जो ट्राइबल गॉड होते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century, हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वर इंक्रीज एंड टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग. ठीक है, तो क्या हुआ था कि 17th century के ड्यूरिंग जो ब्राह्मण्स थे वो इंपॉर्टेंट हो गए थे, एंड जो टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स थे उनको ग्रांट किया जाता था, लैंड ग्रांट किया जाता था उनको इन द रीजन ऑफ सीब सिंह, जो 1714 से लेके जिन्होंने 1714 तक रूल किया था. तो हिंदुइज्म बिकेम द predominant religion. About the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism, कि उन्होंने फिर हिंदुइज्म अडॉप्ट तो कर लिया था, बट उनके जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे उसको पूरी तरह नहीं छोड़ा था. एंड अहोम सोसाइटी वॉज वेरी sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into local language so that everybody can read it. And historical works known as Buranjis were also written, and first in the Ahom language and then in Assamese. ठीक है, because ये जो इनका एरिया था वो मेनली असमीज था, तो इनको क्या था, ये पहले तो अहोम लैंग्वेज में लिखते थे, फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती थी असमीज उसमें लिखते थे ताकि सारे रीड कर सके. Conclusion. So now our next topic is the conclusion. So considerable social change took place in the subcontinent during the period. We have been examining कि जो इस चैप्टर में हमने जिस पीरियड के बारे में पढ़ा उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. एंड वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टेड विद ईच अदर, कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड जो वन बेस्ड जो सोसाइटी थी वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे. काफ़ी सारे ट्राइब्स ने वन बेस्ड सोसाइटी को लिया एंड कईयों ने नहीं लिया. एंड दिस इंटरैक्शन कॉज बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज. आपको पता ही है कि दोनों जो सोसाइटीज़ थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड जो ट्राइबल पीपल थे, दोनों को मतलब
अपने अपने हिसाब से चेंज होना पड़ा. एंड देयर वर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड्स के अलग अलग ट्राइब्स ने अलग अलग जो अपने लिवलीहुड्स वगैरह ले लिए थे, अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस थे वो ले लिए थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी के आधों ने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया. अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के दोनों हिंदुइज्म एंड जो कास्ट सिस्टम थे उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया था. एंड सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. They thus became politically powerful and this brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. So what happened कि जब ट्राइब पावर में आ गए थे तो बाकी जो किंगडम्स एंड एम्पायर्स थे उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हो गई थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में बता दो. लाइक आवर चैनल, like this video, subscribe to our channel, and I'll meet you in the next video. Bye bye.